हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्या है संविधान की मुख्य विशेषताएं, कैसे हमारे संविधान में व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही संविधान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देखेंगे जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो एनालिसिस करने के बाद उन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी डाउट्स आपके इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का। तो हम देखते हैं पहले भारत की जो संविधान है उसकी उद्देशिका क्या है। हम भारतीय संविधान के उद्देशिका से ही भारतीय संविधान के विशेषताओं का अध्ययन कर पाएंगे। ये किसी भी, क्योंकि देखिए जो भारत का संविधान है वो बहुत ही विस्तृत है, तो हम उसे एक बार में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उद्देशिका है उसको पढ़ के हम आकलन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कितनी व्यापक हैं और कितनी गहनता अपने में समाये हुए हैं। तो देखिए जो उद्देशिका है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवता 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब देखिए कितने व्यापक शब्द हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, राजनीतिक न्याय, उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। तो ये एक उद्देशिका जो संविधान की है उसके थ्रू ही हमें संविधान के व्यापक होने का पूरा आकलन हो रहा है कि कैसे पता चल रहा है कि संविधान अपने आप में कितनी विशिष्टता समाये हुए है। तो देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद और 25 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये लिखित रूप में। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर, धर्मनिरपेक्ष, राज्य संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। लेकिन भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस समय जो लिखित संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे और वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। पहली विशेषता संविधान की यह है कि यह सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। फिर देखिए ये जो संविधान सभा इसे 1946 में इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था और उसके द्वारा ही इसे तैयार किया गया था। जो भारत का संविधान है लंबा तो है ही, क्योंकि किसी भी अन्य संविधान में, किसी भी अन्य जो देश के संविधान है उसमें इतने अनुच्छेद शामिल नहीं हैं। जैसे कि देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, चीन में 138 हैं, जापान में 133 है और कनाडा के संविधान में 107 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान में देखिए कितने अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद हैं। और भारत के जब संविधान का निर्माण हुआ तो जो संविधान सभा बनाई गई थी उन्हें हमने आपको पहले भी बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन में संविधान के, किस तरह से इसको बनाने में 2 वर्ष लगभग 11 महीने का समय लगा हुआ था और किस तरह से कई देशों का दौरा किया गया था और जो सभी देश के महत्वपूर्ण थे आकलन अनुच्छेद उन्हें हम अपने देश में के संविधान में समाहित किए हुए हैं। तो हमारा देश का संविधान इसीलिए बहुत ही विस्तृत संविधान है। ठीक है, तो देखिए अब इनकी विशेषताएं क्या। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा और प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। और आप प्लेलिस्ट में जाके और भी सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया था, बाकी साइंस वगैरह के तमाम वीडियोज़ पड़े हुए हैं GS सेक्शन के, तो आप जाके सभी वीडियोज़ फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसके अनुसार तो भारत एक संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गण है। ये जो फ्रेंड्स 5 वर्ड हैं इनको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए, इन्हीं से सभी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए जो संप्रभुता है इसका अर्थ क्या है, तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र, ठीक है, सबसे ऊपर और स्वतंत्र। भारत पे किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पे शासन करती है। संप्रभुता का मतलब समझिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, हम वोट देते हैं, हमारी वोट देने की अभिव्यक्ति है, हम सरकार खुद चुनते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये क्या अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, सर्वोच्चता, हम पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। अब जैसे देखिए पहले हम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तो हम स्वतंत्र नहीं थे, तो वो हमारी सर्वोच्चता नहीं मानी जा सकेगी, लेकिन इस समय हम मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। तो समझ में आ गया आपको। फिर दूसरा समाजवादी। तो देखिए समाजवादी अर्थात यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। सरकार केवल उन लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी जो सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की भी कोशिश करेगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत सभी रूपों में शोषण के खिलाफ है और अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय में विश्वास रखता है। ठीक है, आर्थिक समानता सुनिश्चित करती है और कुछ लोगों के हाथों में ही जमा होने धन नहीं होने देगी। जैसे कि क्या होगा कि अगर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में धन आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि पूंजीपतियों का उद्भव हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, फिर शोषण होने लगेगा किसका, गरीब लोगों का। तो इसलिए सरकार कुछ लोगों के हाथ में धन जमा होने से रोकती है और सभी नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यह है कि सभी धर्मों की समानता। देखिए भारत विभिन्न धर्मों से संबंधित देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी धर्मों की समानता है और धार्मिक सहिष्णुता प्रदान की जाती है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते हैं या मुस्लिम रह सकते हैं या सिख रह सकते हैं, ईसाई रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का पूरा अधिकार है। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करते। देखिए कोई भी सरकारी कार्य होते हैं, चाहे कोई भी प्रमोशन वाला काम हो, वैकेंसी आती है, उसमें कोई भी चुनाव धर्म के आधार पे नहीं होता है। या सरकार वैक्सीन देती है तो ऐसा नहीं पहले हिंदू को देगी मुस्लिमों को नहीं देगी या ऐसा कुछ भी करेगी, तो ऐसा कोई भी धर्म के कारण नहीं होता। आप स्वतंत्र हैं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने के लिए। लोकतांत्रिक, देखिए अब लोकतांत्रिक क्या, इसका मतलब है कि सरकार की सत्ता जो है वो लोगों के हाथों में निहित है, क्योंकि हम चुन के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो हम उन्हें चुने और वो हमारा कार्य अच्छा नहीं, पर आपके हाथों में इतनी शक्ति है कि आप सरकार बदल सकते हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि का अगर सही प्रयोग करें तब तो देखिए लोकतांत्रिक, भारत की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है। सरकार की सत्ता लोगों के हाथों में, लोगों को अपने निर्वाचित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करना होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए गणराज्य क्या है, फिर है गणराज। गणराज का मतलब है कि राज्य का प्रमुख एक वंशानुगत राजा नहीं होता है, यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार। जैसे मोदी जी हैं, मान लीजिए मोदी जी के बच्चे होते तो ये नहीं कि मोदी जी के बच्चे ही शासन करेंगे, या अखिलेश थे उनके पिता मुलायम सिंह थे तो अब उनके पिता अखिलेश ही बनेंगे, नहीं। जनता चुनती है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है, तो जिसे जनता चुनेगी उसी की सरकार होगी। फिर देखिए भारत की फिर अगली विशेषता संघीय सरकार। संघीय सरकार क्या, संविधान एक संघीय रूप की सरकार प्रदान करता है। एक महासंघ में 2 सरकारें, एक केंद्र स्तर पे हैं, दूसरी राज्य स्तर पे हैं। जैसे कि देखिए मोदी साहब सेंटर हेड हैं और योगी साहब स्टेट हेड हैं, तो जो भी अलग अलग राज्य हैं उनके अलग अलग स्टेट हेड हैं और सेंटर हेड अलग होता है। तो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व स्टेट हेड करता है, ज़रूरत पड़ने पे सेंटर हेड उसमें दखल अंदाजी भी कर सकता है और पूरे देश के लिए सेंटर प्रमुख तो होता ही है। ठीक है, तो दूसरी राज्य स्तर पर सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा जा सकता है। फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार देखिए क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकारों को लोगों के उचित नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है। ये अधिकार इन अर्थों में मौलिक हैं कि यदि देश में विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून
संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों के प्रति अनादरपूर्ण है तो उस कानून को संविधान द्वारा शून्य व प्रभावहीन के रूप में घोषित किया जा सकता है। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर संसदीय सरकार, देखिए जो भारतीय संविधान है वो सरकार को संसदीय रूप प्रदान करता है, जहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का सांकेतिक प्रमुख है, यानी कि नॉमिनल। देखिए राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है लेकिन भारत में वो नॉमिनल है, और प्रधानमंत्री जो है वो आधिकारिक रूप से मतलब कि प्रैक्टिकली उसके पास सर्वाधिक शक्ति होती है और वो सभी प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति राज्य का सांकेतिक प्रमुख है, और जबकि सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से संसद के समक्ष जिम्मेदार है, और यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। भारत का संविधान जो है ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरीके से लचीला है, यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला भी है। संविधान के कुछ प्रावधानों पर संसद में साधारण बहुमत से संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों को तो संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों द्वारा इसके अनुसमर्थन से ही संशोधन किया जा सकता है। तो ये संविधान के संशोधन संबंधी शक्तियों के बारे में इनकी विशेषताओं में प्रबंध है कि कुछ को तो हम साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी को 2/3 बहुमत और 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन में ही संशोधन किया जा सकता है, और शेष प्रावधानों को 2/3 बहुमत में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। फिर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। महासंघ में आमतौर पर हमारी दोहरी नागरिकता होती है, जैसे यूएसए में हर नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है और जिस भी राज्य में वो रहता है वहाँ का भी नागरिक। जैसे साधारण भाषा में आप समझिए, भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी किसी राज्य के रहते हैं तो वहाँ के भी नागरिक हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन भारत का संविधान हर भारतीय के लिए सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब कि आप भारत में हैं तो भारत के नागरिक है, ये नहीं कि यूपी के नागरिक हैं और एमपी के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और साथ ही विधानमंडल से भी स्वतंत्र कर दिया गया, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय दे सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ ही संविधान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, उन्हें रट लीजिएगा बिल्कुल भी। हमने जो पढ़ा है उसी पे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? क्वेश्चन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर होगा आपका भारत। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर या अंशतः? तो ये है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, जिला लिखा गया, अंशतः जिला, टाइपिंग एरर हो गया है। ये जो हमारी टीम है ना, ट्रिक टीम, टेक्निकल टीम फॉल्ट कर देती है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। फिर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न हमारा देखिए, फिर इसमें भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये है नम, अनम, नम और अनम, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है नम और अनम। भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या राज्यों का एक संघ है, तो इसलिए राज्य का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? तो सभी नागरिक कानून के सामने समान है। इसका भारत की धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? सभी नागरिक कानून के सामने समान है। उसका इसके राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत में इसका राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र देश है, एक कुलीन तंत्र है, एक संघात्मक प्रजातंत्र देश है। तो भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र देश है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आएंगे, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक मौलिक संविधान है, दूसरे देशों में संविधान से प्रभावित है, दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। हाँ है, क्योंकि हमारे संविधानों का दौरा हुआ था और हम जाके वहाँ से कुछ चीज़ों को देख के ले आए थे। तो उपयुक्त सभी कथन गलत है, क्योंकि दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है।
ये गलत आंसर होगा, दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नहीं नकल है, बल्कि इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसमें भी आप टाइपिंग एरर हो गया आंसर में, आप इसको सही कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, लेकिन बिल्कुल नकल नहीं है। समझ में आया आपको? फिर भारत का संविधान निम्न में से क्या है? अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला कम। तो ये क्या है? कठोर कम है और लचीला अधिक है। ठीक है, भारत का संविधान पूर्णतः कठोर नहीं है, बहुत कम कठोर है, लचीला है भारत का संविधान। फिर भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो ये संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है या वकीलों का स्वर्ग है या विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। तो बताइए भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? ये वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहीं से सभी संविधान जितने भी केसेस वगैरह होते हैं जो स्टडी की जाती है, अगर पूरे संविधान में सारे चीज़ के उपाय दिए गए हैं, इसलिए ये वकीलों के लिए स्वर्ग के समान है। भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो भारत पे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ रहा वो 1935 के अधिनियम का। फिर निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो परिसंघीय है? बताइए। संविधान लिखित और अनम्य इसलिए, न्यायपालिका का स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका मतलब है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है इस पे, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पे जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से। तो 350 से अधिक है हमारे में आर्टिकल। ठीक है, संविधान की विशेषता फिर देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली हमने अपनाई है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधान अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो ये है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसलिए भारतीय संविधान बृहद है। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एक। तो संविधान की सर्वोच्चता। फिर भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो ये राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947 से। फिर है समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से। तो क्या होगा? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, फिर भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो संविधान में। फिर भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर या कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। फिर लिखित संविधान
संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो फ्रांस में जन्म लिया। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय हुआ था। फिर भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सारा आइटन जेनिंग्स, डी बसु। जी ऑस्टिन। तो निम्नलिखित में से कौन सी बताइए? तो ये जी ऑस्टिन है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों ने साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय विशेषता ये भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में ही साझी है। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया? न्यायपालिका, संसद, संविधान। तो संसद को भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में माध्यम है, बहुत छोटा या सुसंगत है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में एक है, या लिखे ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। इसका विशेषता का वर्णन आप ऐसे करेंगे। भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? धार्मिक एवं भाषाई दोनों को? धार्मिक, भाषाई एवं जातीय अंश। तो ये धार्मिक एवं भाषाई दोनों ही अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।